दोस्तों आज हम पाठ योजना न्यूटन के गति विषय का नियम बनाएंगे। तो दोस्तों पहले हम जैसा कि आपको बताया कि पहले एक विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उसके बाद कौन सा विषय पढ़ाने जा रहे हैं, विज्ञान, कालांश, कौन से बैल में पढ़ाएंगे, प्रकरण मतलब कौन सी टॉपिक पढ़ाएंगे। फिर दो उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में तो साइंस का सामान्य उद्देश्य, हर सब्जेक्ट का एक सामान्य उद्देश्य कुछ ना कुछ होता है। छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति को विकसित करना, छात्रों में विज्ञान के नियमों का अवगत कराना, छात्रों में स्वच्छता, शुद्धता, शीघ्रता की आदत का विकास करना, छात्रों में मानसिक गुण और स्वावलंबन का विकास करना। फिर एक आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 प्रकार होता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में क्या होता है कि उसके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। बोधात्मक में क्या होता है, व्याख्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। और क्रियात्मक में क्या होता है कि उससे क्वेश्चन कर सकेंगे, उससे निकाल सकेंगे, यानी कि अब पहले ज्ञान हो जाएगा, फिर बोध होगा, तो फिर यूज करेंगे। तो ऐसे छात्रगति के बारे में जान सकेंगे, छात्रगति के नियम को पहचान सकेंगे, छात्रगति के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, छात्रगति के नियम का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर क्रियात्मक में छात्रगति के नियम का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर इधर देखिए, छात्र गति के नियम की परिकल्पना कर सकेंगे। फिर पूर्व ज्ञान, बच्चों को गति के बारे में पता होगा तभी वो न्यूटन की गति विषयक निकाल सकेंगे, जैसा कि पूर्व चैप्टर में रहता है। ऐसा नहीं कि आगे का टॉपिक आप पढ़ा देंगे, उसके पूर्व चैप्टर में पढ़े होंगे बच्चे। सहायक सामग्री क्या होगा, ये सहायक सामग्री में गति के नियम से संबंधित चार्ट पेपर हो सकता है, कुछ आप एग्जाम्पल अपने साथ ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपको बच्चों को पिछले क्लास का याद दिलाना रहता है, ताकि बच्चे को याद आ जाए, हाँ पिछले क्लास में यही पढ़े थे। तो जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरण। बच्चे को सामान्य जानकारी होती है क्योंकि गति के विषय नियम से पढ़ने से पहले आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिर अवस्था से पूर्ण या आंशिक रूप से स्थानांतरण होता है तो इस स्थानांतरण को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। बच्चे को पता है तभी वो न्यूटन के गति विषयक नियम को निकाल पाएगा या बता पाएगा। गति के कुछ उदाहरण दीजिए, घर से स्कूल तक आना, बाइक चलाना, कार चलाना, ट्रेन को चलाना। गति के नियम के बारे में आप क्या जानते हैं, अब बच्चा यहाँ पे निरुत्तर हो जाएगा या समस्यात्मक हो जाएगा। तो हम उद्देश्य कथा लिखते हुए बच्चों को बोलेंगे, बच्चों आज हम गति विषय के नियम का अध्ययन करेंगे, यह विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, 4 टॉपिक होते हैं, शिक्षण बिंदु होता है, छात्राध्यापिका कथन होता है, विद्यार्थी क्रिया होता है, श्यामपट लेखन होता है। श्यामपट लेखन में आप कुछ चार्ट पेपर लेंगे जो यहाँ पे दिखाया जाता है या कुछ समझाया जाता है व्याख्या करके, आप चार्ट पेपर लेके चिपका के लिख देंगे उसके बारे में। अगर आपके पास चार्ट पेपर नहीं है तो आप वही चीज़ लिख दीजिएगा, कोई फार्मूला है या कुछ भी आता है तो लिख दीजिएगा। जैसे देखिए, अब बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो कुछ ना पूछना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, उसे विकासात्मक प्रश्न बोलते हैं। गति के नियम को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया, न्यूटन। बच्चे को इतना पता होगा। गति के प्रथम नियम के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चा नहीं जानता, समस्यात्मक। फिर हम यहाँ पे बच्चे को स्पष्टीकरण देंगे। कौन स्पष्टीकरण दे रहा है, छात्राध्यापिका। विद्यार्थी क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक सुन रहा है और महत्वपूर्ण बिंदु को क्या करता है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है। स्पष्टीकरण में गति के प्रथम, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, गति के प्रथम नियम। देखो बच्चों, गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आप बच्चे को कोई एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं कि बच्चों देखिए, जैसे एक बॉल है अपनी जगह पे स्थिर रहती है, जब तक उसको टच ना किया जाए या कुछ ना किया जाए तब तक नहीं हिलेगी, किसी न किसी बल के कारण वो आगे बढ़ेगी। कुछ भी चीज़ हो आप एग्जाम्पल लेकर बताया करिए और बोल दीजिए, इससे एक और नियम भी कहते हैं जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर बच्चे को उदाहरण दे दीजिएगा, जैसे जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल को गतिशील रखने के लिए हमें निरंतर पैडल पर दबाव बनाए रखना पड़ता है, वरना तो कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो बच्चे को समझ में आ गया हाँ कि हाँ ये एक सही एग्जाम्पल है। आप 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पे दे दीजिएगा, समझा दीजिएगा। जब आप लेसन प्लानिंग बच्चों को पढ़ाएंगे या एग्जामिनर के सामने बताएंगे तो 2-3 एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होता है, इस स्पष्टीकरण में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें से कुछ क्वेश्चन लेंगे कि बच्चे को मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। तो पूछेंगे न्यूटन के प्रथम गति के नियम को और क्या कहते हैं, तो बच्चा बताएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के कितने नियम दिए, तो बच्चा बताएगा 3, जैसे कि एडवांस में हम लोगों ने बताया है। फिर विकासात्मक प्रश्न लेंगे नए टॉपिक के लिए। तो देखिए,
गति के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बच्चा बोलेगा समय, दूरी। फिर न्यूटन के गति विषय का दूसरा नियम क्या है? बच्चा नहीं जानता है। अब हम दूसरा शिक्षण बिंदु डालेंगे, यहाँ टीचर अपनी स्पष्टीकरण देंगे, फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेगा। तो बच्चों, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अगर बच्चे से आप एक बार संवेग भी पूछ लीजिएगा, अगर हो सकता है कुछ बच्चों को संवेग के बारे में ना पता हो तो संवेग की डिफिनीशन दे दीजिएगा। वैसे प्रीवियस ईयर वाले चैप्टर में रहता है, प्रीवियस ईयर क्लास में रहता है, प्रीवियस चैप्टर में भी रहता है, बच्चे को इतना पता रहता है। संवेग में परिवर्तन की दिशा में वही होती है जो बल की दिशा में होती है। इसको संवेग का नियम भी कहते हैं। अब बता दिए संवेग का, उसके बाद एक फार्मूला भी लिख दीजिएगा। क्या बोला है देखिए, जब बच्चों गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर संवेग का इसे बोल दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, कौन सा नियम? संवेग का नियम कहते हैं। फिर आएगा उदाहरण दीजिएगा। क्रिकेट में जब खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है तो गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है जिससे गेंद का वेग कम हो जाए, जिससे गेंद से कम चोट लगे। तो बच्चे को एग्जाम्पल देंगे जो लाइफ से जुड़ी होगी तो बच्चे को समझ में भी आएगा। तो देखिए फिर बच्चे को पढ़ा दिए हैं, इतना डीपली से नहीं पढ़ाना क्योंकि 8th की क्लास के बच्चे को पढ़ाना है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे उसमें से संवेग का नियम किसे कहते हैं, तो बताएगा बच्चा गति के दूसरे नियम को। खिलाड़ी द्वारा गेंद को हाथ पीछे पकड़ना किसका उदाहरण है, तो बच्चा बताएगा संवेग के नियम का। फिर हम विकासात्मक प्रश्न लेंगे, गति का तीसरा नियम। तो फिर पूछेगा किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर तो क्या होती है, तो हम बताएंगे समानुपाती होती है। जैसा कि समानुपाती होती है आपने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा है दूसरे नियम में। और फिर न्यूटन की गति के तीसरे नियम की व्याख्या कीजिए। तो फिर न्यूटन की गति का तीसरा नियम तो नहीं पता है, फिर समस्यात्मक बनेगा तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को समझाएंगे। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा पहले कि पहले हम तैरते हैं तो अपने हाथ को जितना तेज पीछे मारते हैं उतना तेज आगे भी मारते हैं। तो आप बच्चे को कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे को उसके बाद तीसरा नियम समझाइएगा जब एग्जामिनर आएगा या आप कहीं पढ़ाने जाएंगे। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। विद्यार्थी क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुन रहा है। फिर उसको एग्जाम्पल देंगे, बंदूक की गोली का देंगे कि जब कोई बंदूक चालक बंदूक से गोली चलाता है तो उसे पीछे की तरफ तीर से झटका लगता है। इससे गोली पर क्रिया बल कार्य करती है तथा गोली चलाने पर प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। अगर बच्चे को गोली वाला एग्जाम्पल ना समझ में आए तो बच्चे को दीवार पे मारने वाला बता दीजिएगा कि बच्चों हम दीवार पे मारते हैं तो चोट कुछ ना कुछ हमको भी लगता है। तो आप बच्चों को बताइएगा, 2-4 एग्जाम्पल दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक इसमें लिखा वही समझा के छोड़ दीजिए। फिर आता है बोध प्रश्न। आपको बच्चे ने जो पढ़ाया उसको समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए आपने जो पढ़ाया है इसके लिए फिर बोध प्रश्न कीजिए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहते हैं, तो बच्चा बताएगा न्यूटन की गति के तीसरे नियम को। बंदूक चलाने पर बंदूक चालक का पीछे जाना उसका उदाहरण है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का। फिर आपने 3 पॉइंट पढ़ा दिया, न्यूटन की गति विषयक नियम खत्म हो गया। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न यानी 3 पॉइंट से क्वेश्चन लेंगे। गति की परिभाषा दीजिए, न्यूटन की गति का नियम प्रतिपादन कीजिए। फिर गृह कार्य में क्या करेंगे, न्यूटन की गति के नियमों का उदाहरण समझाएंगे। थैंक यू।